नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा और आप चलते हैं दिन भर की खास खबरों की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा कल 10 जुलाई को जारी किए जाने वाले बजट को लेकर आज स्वामी न्यूज के स्टूडियो में विस्तृत चर्चा की गई। केंद्र से पहले राजस्थान के बजट आने पर भी विचार विमर्श किया गया। इस परिचर्चा में राजस्थान सरकार में रहे पूर्व वित्तीय सलाहकार गोविंद व्यास और स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी द्वारा आने वाले बजट पर महिलाओं, युवाओं, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, पेयजल, पर्यटन, पेंशन, पेट्रोल और डीजल पर वैट, डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग, फूड पार्क, बेरोजगारी भत्ता आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। और आपने कई सारे बजट, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, उन दोनों ही सरकारों के अंदर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बजट को सारा देखा है। तो मैं आपसे सीधा गोविंद जी व्यास साहब आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो देश के बजट से पहले ये जो राजस्थान का बजट आ रहा है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? सामान्यतया देश के बजट के बाद किसी भी प्रदेश का बजट आता है, क्योंकि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट की दो भूमिकाएं होती है। एक भूमिका जिसमें वो अपने रिसोर्सेज से खर्चा करता है और दूसरी भूमिका जहां वो केंद्र से मिलने वाले पैसे को एग्जीक्यूट करता है, यानी योजनाएं केंद्र सरकार की होती है। इसके लिए वो सरकार को पैसा उपलब्ध कराती है, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को इम्प्लीमेंटेशन के लिए खर्च करता है। तो ये एक निर्वात तथ्य है कि बजट हमेशा तब आना चाहिए जब केंद्र सरकार बजट में स्टेट को कितना मिलने वाला है इस बात की घोषणा कर दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा पक्ष होता है आज की तारीख में जब टैक्सेशन बहुत कम स्टेट के हाथ में रह गया, तो रिसोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा है। लेकिन ये भी सही है कि जुलाई के महीने में वोट ऑफ अकाउंट्स का समय समाप्त हो जाएगा, तो हमें किसी हालत में बजट को पारित करना है ताकि हमें दोबारा वोट ऑफ अकाउंट्स के लिए नहीं जाना पड़े। और यही कारण है कि बजट केंद्र सरकार से पहले हम लेकर के आ रहे हैं, हमसे मतलब राजस्थान सरकार लेकर। जी, कल राजस्थान का बजट आने वाला है, इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? किस तरह का बजट होना चाहिए राजस्थान का? सबसे पहले तो नई सरकार का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी अपनी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट के अंदर मेन मुख्य मुद्दा जो जनता के हिसाब से रहता है, उसमें जो फंड का लोकेशन किया जाए, उसके अंदर राजनीति से परे होके जिस ज़िले के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है उन ज़िलों को ज़्यादा लोकेशन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ राजनीति का प्रभाव ज़्यादा होता है उन क्षेत्रों में विशेष फोकस किया जाता है, और जो पिछड़े राज्य ज़िले हैं उन पर फोकस कम किया जाता है। और दूसरा एक बिजली की समस्या, जो मूलभूत समस्या हैं, जो बढ़ती दरें हैं, जब वसूली बढ़ा दी गई, तो बिजली के एलोकेशन के ऊपर, बिजली के फंड के ऊपर विशेष महत्व दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि PWD डिपार्टमेंट में सड़कें बनाने का कार्य तो बहुत नियमित रूप से सरकार से होता है, लेकिन सड़कों का रख रखाव बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो उस पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए। जैसे अभी अजमेर जयपुर का जो जाम के हालात चल रहे हैं, वो ठीक है, विषय हो सकता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, लेकिन जो साइड की पाथ है उनको तो सुधारने का काम व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए, और इसके लिए विशेष आकस्मिक फंड राज्य सरकार को पहले से ही PWD डिपार्टमेंट या संबंधित विभाग को दिए जाने चाहिए ताकि उस पर कार्य किया जा सके। और जहाँ तक करों की बात है, तो कर का मेन मुद्दा तो GST आधारित केंद्र के अधीन ज़्यादा है, तो इसलिए GST पे जिस भी सेक्टर के अंदर राजस्थान के अंदर प्रमोशन की ज़रूरत है, उस पर स्ट्रांगली सरकार केंद्र को लिखे कि GST की उन दरों को तर्कसंगत करे ताकि राजस्थान को और अधिक से अधिक बजट का एलोकेशन हो सके। बस हमारी यही भावना। जी, आम जनता के लिए क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? आम जनता को मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए, एक तो विद्युत का चाहिए, बिजली की कटौती से पानी की समस्या है, और एक स्वास्थ्य सेवा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सेक्टर यही खुला है क्या, और स्वास्थ्य सेवाओं पे यदि अगर सरकार अपना फोकस और बढ़ाती है तो उसके ऊपर और लोकेशन बजट का भी करे और उस पर प्रभावी नियंत्रण करे,
बजट का पैसा सैंक्शन हो जाता लेकिन निचले स्तर तक कहाँ तक पहुँच पाता उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था जरूर करे ताकि उसमें भ्रष्टाचार पे रोक लगे। सरकार इस पर बहुत अत्यधिक ध्यान फोकस करे कि वो पैसा सही स्थिति में सही जगह पे पहुँच पाए। जी, कल राजस्थान का बजट आने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार को अभी राजस्थान की सरकार को 6 महीने हुए हैं और निश्चित रूप से आचार संहिता लगने के कारण बजट कुछ लेट आ रहा है। लेकिन पहला बजट है तो निश्चित रूप से हम सभी की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और यदि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर सरकार का ध्यान फोकस थोड़ा सा होना चाहिए। टूरिज़्म के ऊपर राजस्थान का फोकस, राजस्थान के बजट में इस बार टूरिज़्म के ऊपर फोकस रहना चाहिए। युवाओं के लिए किस प्रकार रोजगार बढ़े, किस क्षेत्र में और राजस्थान में रोजगार बढ़ सकते हैं, उस और सरकार को बजट का ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। और यदि हम अजमेर की बात करें तो अजमेर में जिस प्रकार 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ किशनगढ़ और ब्यावर के अंदर जो मिनरल्स की इंडस्ट्रीज है, किशनगढ़ में मार्बल इंडस्ट्री है, इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में जो वर्तमान स्थिति है उसमें किस प्रकार और सुधार हो सकता है, ग्रो हो सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ एक्सपोर्ट पूरे भारत में होता है, इवन आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट होता है। उसका बढ़ावा मिले, इंडस्ट्रीज़ को कुछ रियायत मिले, काम करने के अंदर कुछ छूट मिले ताकि जो युवा हैं उनको रोज़गार के अवसर प्राप्त हों और टूरिज़्म भी बनेगा। साथ ही मुख्य रूप से अजमेर के साथ साथ जैसे हम देखते हैं पुष्कर एक बहुत बड़ा टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब बन गया है पूरे भारत के अंदर। आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग में पुष्कर एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग का पार्ट है। इस और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पुष्कर का डेवलपमेंट हो और वहाँ पे जो नए रिसोर्ट्स बन रहे हैं या नई जो प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो रही हैं, कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बाहर से आने वालों के लिए, उस और इस बजट के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि एक डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार उन्मुखी बजट हो। जी, आम जनता के लिए क्या सोचते हैं आप? देखिए, आम जनता तो निश्चित रूप से जैसा हम देख रहे हैं कि पानी और सड़क की कुछ समस्याएं सामान्यतः रहती है और पानी की समस्या से हालांकि काफ़ी हद तक हमें अजमेर की जनता को निजात मिला है, लेकिन जहाँ पे और पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी पानी की समस्या है तो उनको जल से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। हर घर नल जो योजना है वो अगर नहीं पहुँची है तो वो पहुँचे और राजस्थान सरकार इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग टीम बना करके ध्यान दे कि पानी का सुचारू रूप से वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, और शटडाउन यदि लिया जा रहा है तो वो बार बार क्यों हो रहा है। साथ ही बिजली की जो व्यवस्था है जैसे हम देख रहे हैं बार बार चरमरा जाती है अजमेर के अंदर भी, जैसे टाटा को दे रखा है फिर भी ये स्थिति बिगड़ रही है, तो इसके ऊपर भी एक मॉनिटरिंग टीम बने, लोकल लेवल पे भी एक मॉनिटरिंग टीम बननी चाहिए जो आने वाले समय में बिजली की व्यवस्था के ऊपर अपनी बात रख सके, जो प्रॉपर मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचा सके और सुचारू चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित होनी चाहिए। यातायात पुलिस द्वारा अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वाहनों पर लगी फर्जी नेम प्लेट और फर्जी नंबर प्लेट पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज इसी क्रम में यातायात विभाग द्वारा वैशाली नगर में खड़ी एक कार को, जिस पर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की प्लेट लगी हुई थी, उसे जब्त कर लिया गया। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा वाहनों पर लगी फर्जी नेम प्लेट और फर्जी नंबर प्लेट पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व भी पुलिस द्वारा फर्जी IPS लिखकर फर्जी तरीके से लोगों पर रौब झाड़ने के मामले में एक वाहन को जब्त किया गया था। इसी क्रम में कल शाम वैशाली नगर कृष्णगंज थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि अज्ञात व्यक्ति अपनी गाड़ी पर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की प्लेट लगाकर शहर में घूमता है और लोगों पर रौब झाड़ता है। इस पर यातायात पुलिस द्वारा क्रेन के द्वारा गाड़ी को उठवाकर यातायात कार्यालय लाया गया। इस पर सदर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्रैफिक TI बीकाराम ने बताया कि शुरुआत में लोगों को समझाइश की जा रही है और नहीं मानने पर नियम विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। वैशाली नगर में PS किशनगंज में एक आदमी ने अपनी जो गाड़ी है R01C7 888, तो वहाँ के आसपास के लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लिखा रखा है और इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो वो गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी। हमारा स्टाफ क्रेन लेके गया और वो गाड़ी यहाँ यातायात ऑफिस में लाया गया और उससे कागजात मांगे, तो उसने जो कागज़ पेश किए हैं तो वो गोंडा UP से उसने रजिस्टर्ड थे, जिसको जांच के लिए कोतवाली थाने भिजवा दिए गए हैं और
इस प्रकार मैं शहर के सभी वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपने गाड़ी पे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लिखाएं जो वैसे नियमानुसार सही नहीं हो, और वैसे लिखा भी नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी पे तो जो नंबर दिए वो नंबर ही लिखा हो आप। उसने नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी लिखा रखा था, प्रेस भी लिखा रखा है और ह्यूमन राइट्स भी लिखा रखा है, जिसका अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ एक गाड़ी पे लिखी हुई है तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर ही रहा है। इससे आसपास के लोग भयभीत थे, तो उनके पड़ोसियों ने शिकायत की, जिस पे कार्रवाई की गई, उसका चालान काटा गया और जांच के लिए कागजात पीएस कोतवाली भिजवाए गए हैं। आगे पीएस कोतवाली आपको बताएंगे वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं, और जो भी और कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। गाड़ी पे प्रेस भी लिखा रखा था और पुलिस का लोगो भी लगा रखा था, उसके लिए क्या कार्रवाई की गई? ये पुलिस का लोगो नहीं है, पुलिस से भिन्न लोगो था जो पुलिस लोगो से मिलता जुलता है, उसको बता दिया। तो आपके सामने लोगो तो वो प्लेट भी हटा दी और लोगो भी हटवा दिया, और उसके खिलाफ चूड़ी बाजार में खड़े होने वाले ठेला चालकों ने आज नगर निगम के सीआई डॉक्टर रवीश कुमार से मुलाकात कर प्रातःकाल से ही ठेले लगाने के बारे में आग्रह किया। इससे पूर्व ठेला चालकों ने नगर निगम के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस पर डॉक्टर रवीश ने बताया कि वेंडिंग जोन के नियम के अनुसार शाम को 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक ठेला चालकों को अनुमति दी गई है। वहीं ठेला चालक यूनियन के पदाधिकारी ने कहा कि उन्हें दिन में 3 बजे से ठेला लगाने के लिए कहा गया है, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, ये चूड़ी बाज़ार के जो वेंडिंग जोन्स में ठेला लगाते हैं, वो कोई ठेला लगा हुआ था, उसको लेकर के इनका कहना है कि अन्य के द्वारा भी कई जगह अतिक्रमण किया हुआ है, कई जगह किया हुआ है, हमारे ऊपर क्यों की जाती। तो इनसे समझाइश की गई कि नियमानुसार सभी पे कार्रवाई की जाती, और वेंडिंग जोन का टाइम 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक है। तब आप जो चूड़ी बाज़ार का वेंडिंग जोन है उसमें आप अपना ठेला लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई परेशानी है तो हमसे निगम कार्यालय में कमिश्नर साहब से हम उससे व्यक्तिगत तौर पर मिल भी सकते हैं। सर, इनका कहना ये है कि किराए की जो महिलाएं हैं वो दोपहर को आती है, शाम को कोई महिला नहीं आती है, उस टाइम इनका कारोबार भी नहीं होता। देखिए, उसमें हम वेंडिंग जोन के अपने एक नियम बने हुए हैं, जिसमें वेंडिंग जोन की एक कमेटी भी है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा वेंडिंग जोन रहेगा और किस टाइम रहेगा। तो ये चूड़ी बाज़ार का समय है वो शाम 6 से 11 बजे तक का। आज क्या हुआ है और क्या मामला? आज यहाँ पे चूड़ी बाज़ार में जैसा कि प्रतीत है, आपको आपके माध्यम से सबको बताना चाहते हैं हम लोग कि वो नदी नालों इन पे जो नालों पे जो कब्जे हैं उस तरह की और अतिक्रमण के कुछ हमारे कुछ ठेले व्यवसायी थे जिनको जो निजी संपत्ति में लगा रखे थे उनको हटा दिया गया था, और उनका ये कहना है कि भाई ये नाले वगैरह की जो है कार्रवाई ये भी पूरी की जाए कि नालों पे कब्जे कर रखे हैं जो बड़े बड़े शोरूम वाले दुकान वाले हैं उन्होंने, तो वो उसकी कार्रवाई की जाए। और हमारा जो वेंडिंग जोन है वो इन्होंने कर रखा है, वो हमें 2 से 3 बजे के आसपास लगाने की इजाज़त दे रखी है, वो धीरे धीरे लगा लो आप, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को और हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। आज ऐसा खुद मौके पे आए, क्या रहा? आज साहब मौके पर आए, साहब ने सारा निवारण किया है, बोले ठीक है उचित जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे और आप अपना सुचारू रूप से व्यापार करो और अपने लालन पालन। अजमेर में अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी दड़ा द्वारा गंज स्थित जनकपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय चलने वाले इस महोत्सव में प्रतिदिन अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें भजन संध्या मुख्य रूप से रहेगी। 16 जुलाई को भगवान पुनः जनकपुरी से रथ में विराजित होकर जगदीश मंदिर पहुंचेंगे। इसके साथ ही महोत्सव का समापन भी होगा। अजमेर अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा जनकपुरी गंज की भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के तत्वावधान में जगदीश महोत्सव 7 जुलाई से मनाया जा रहा है। 10 दिवसीय महोत्सव में प्रतिदिन जनकपुरी गंज में भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार से प्रतिदिन विशेष अटका प्रसाद का वितरण भी शुरू हो चुका है। 16 जुलाई को भगवान पुनः जनकपुरी से रथ में विराजित होकर जगदीश मंदिर पहुंचेंगे। इसके अलावा जनकपुरी में अनेक भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके पश्चात ही महोत्सव का समापन किया जाएगा। जय जगन्नाथ। श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के तत्वावधान में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव का पहला दिन है। आज भगवान के इस आयोजन में भजन संध्या का समय, आरती के समय हजारों श्रद्धालु दर्शन करें और अटका प्रसादी, दही प्रसादी का भोग लगा के भगवान के भक्तों को बांटा जा रहा है। अभी भजन संध्या है, इसमें अपनी प्रस्तुति अरुण शर्मा, विजय सिंह दे रहे हैं। मधुर भजनों से जो श्रोता झूम उठ रहे हैं, नाच रहे हैं
और जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि 8 दिवसीय कार्यक्रम में जनकपुरी जरूर पधारे। अध्यक्ष संजय कंदोई और मेला संयोजक श्री अग्रवाल पंचायत मारवाड़ी धड़ा के तत्वाधान में जगन्नाथ यात्रा महोत्सव का हमारा शुभारंभ कल एक विशाल रथ यात्रा के रूप में कल ठाकुर जी अपने मौसी के यहाँ जाते हैं और हमने शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए हम लोग कल रात्रि में ठाकुर जी यहाँ विराजमान हुए। आज के दिन हमारा यहाँ पर एक विशाल भजन संध्या का आयोजन हो रहा है और कल 9 तारीख को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित होगा। 10 तारीख को यह भजन रस की गंगा बहेगी। 11 तारीख को एक शाम खाटू वाले के नाम यह भजन संध्या होगी और 12 तारीख को एक शाम राधे रानी के नाम। 13 तारीख को भी भजन संध्या हमने रखी गई है और 14 तारीख को देश के ख्याति प्राप्त कलाकार निकुंज कामरा, खंडेलवाल, हेमलता जी, ये सब कलाकार अपनी यहाँ प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। 15 तारीख को हम लोग एक रंगीला फाग उत्सव यहाँ मना रहे हैं। बंटी एंड पार्टी जो हमारे मध्य दिल्ली से और उसके साथ में के कलाकार यहाँ पर आएंगे। हमारा रंगीला फाग उत्सव है, हम लोग यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। और 16 तारीख को ठाकुर जी पुनः रथ यात्रा के अंदर उसी मार्ग से अपने निजाम पधारेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने भव्य पंडाल बनाया है और देखिए बैक साइड के अंदर एक मैपिंग हम लोगों ने करीबन 700 स्क्वायर फुट की एक मैपिंग दी है। हमारा मैपिंग का उद्देश्य ये रहा है, हम प्रतिवर्ष यह हमारी जगन्नाथ यात्रा 90 वर्ष से हम लोग निकाल रहे हैं या आयोजन कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर 3 जगह आयोजन होते हैं, एक तो अलवर, उदयपुर और अजमेर। परंतु अलवर उदयपुर के अंदर जैसा जानकारी में आया मेरे कि उदयपुर अलवर के अंदर ठाकुर जी अपने मौसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर निज़ाम आते हैं। ये अजमेर शहर के अंदर हम लोग 9 दिवसीय आयोजन करते हैं। 2 दिन रथ यात्रा का रहता है और बाकी 7 दिन हम लोग यहाँ पर आयोजन करते हैं। हमारा LED मैपिंग का उद्देश्य ये रहा है, फूलों का श्रृंगार हम कराएंगे ठाकुर जी के प्रतिदिन, हम लोग हमारी रथ यात्रा को यहाँ दिखा सकें। हमारा लाइव प्रोग्राम और देखिए हम लोग 126 देशों के अंदर हमारा A1 इमेजिंग के साथ में टाइप है। 126 देश और विदेश के अंदर हम लोग यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम को। मैपिंग के अंदर हम लोग चाहते हैं कि देश के विख्यात मंदिर बाकी बिहारी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश, सांवरिया सेठ, केदारनाथ जी, बाबा श्याम, गिरिराज धरन, सब लोगों के हम लोग दर्शन यहाँ पर कराएंगे। राकेश डिडवानिया, संयोजक, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति। IGL कंपनी द्वारा शहर में गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके कारण सड़कों का हाल बेहाल हो रखा है। इसकी वजह से लोग दुर्घटना के भी शिकार हो रहे हैं। अजमेर के चंदवरदाई नगर स्थित मयूर कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने आज अपनी परेशानी बताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि 3 महीने से सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, जिनकी मरम्मत अभी तक नहीं हुई। आज क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़कों की मरम्मत तुरंत कराने की मांग रखी। इन दिनों शहर में IGL कंपनी द्वारा गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके कारण सड़कों की खुदाई भी की जा रही है। पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों को पूरी तरह से समतल किया जा रहा है, जिसके कारण सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। इसकी वजह से कई लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। अजमेर के मयूर कॉलोनी चंदवरदाई नगर में भी 3 महीने पूर्व पाइपलाइन डाली गई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक सड़क मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। इसकी वजह से आमजन को परेशानी हो रही है। आज इसी संबंध में क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर क्षतिग्रस्त सड़क को सही कराने की मांग की। IGL कंपनी द्वारा जो शहर भर में गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, इस सिलसिले में आज हम लोग शिकायत लेकर कलेक्टर साहब के आए हैं। पिछले 3 महीने पहले चंदवरदाई नगर, मयूर कॉलोनी और वहाँ के और आसपास के एरिया में गैस पाइपलाइन डाली गई। हमसे वादा किया गया है कि हम 3 या 4 दिन के अंदर अंदर आपका रोड सही कर देंगे, लेकिन इन्होंने आज 3 महीने होने के बावजूद अभी तक रोड सही नहीं किया गया। इसके अलावा रोड के बीच में एक बड़ा गड्ढा किया हुआ है, जिसके अंदर बारिश में पानी भर गया और हमारे मोहल्ले के एक बुजुर्ग आदमी उसमें गिर गए। रेस्क्यू करके उनको निकाला गया। इसके अलावा पानी की जो पाइपलाइन हमारे गली में मोहल्लों में जा रही हैं, वो तक ये लोग तोड़ के चले गए। वो अब मोहल्ले के लोगों ने अपने खर्चे पर सही कराई। कलेक्टर मैडम को हम लोग मिलने आए थे, लेकिन वो मीटिंग में होने के कारण ADM साहब के थ्रू हमने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया है और उनसे शिकायत की है कि पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने इनके सारे अधिकारियों से, यहाँ तक कि संपर्क पोर्टल पे भी शिकायत डाली, दिल्ली में जो इनके अधिकारी हैं उनको भी शिकायत की, अजमेर के सारे अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन ठेकेदार द्वारा बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग मिले और हमें आश्वासन मिला है कि हम जल्द से जल्द ये काम करवाएंगे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज छात्राओं को साइबर क्राइम की जानकारी दी गई। पुलिस थाना पुष्कर के चीतरमल वैष्णव, सहायक उप निरीक्षक तेजाराम, सहायक उप निरीक्षक सुनीता रावत, कांस्टेबल में पूजा कुमारी, दायमा, विधि काउंसलर ने
विद्यालय की छात्राओं को साइबर क्राइम पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज छात्राओं को साइबर क्राइम की जानकारी दी गई। पुलिस थाना पुष्कर के छीतरमल वैष्णव, सहायक उप निरीक्षक तेजाराम, सहायक उप निरीक्षक सुनीता रावत, कांस्टेबल व पूजा कुमारी दाहिमा विधि काउंसलर ने विद्यालय की छात्राओं को साइबर क्राइम पर महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा साइबर अपराधों और उनसे बचाव के उपचार से भी छात्राओं को अवगत कराया। काउंसलर पूजा कुमारी दाहिमा ने बताया कि साइबर क्राइम से सभी को सावधान रहने की जरूरत है। क्राइम घटित होने पर हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत कर मदद ली जा सकती है। विद्यालय प्रधान शालू ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया और कहा कि साइबर क्राइम की जानकारी मिलने से छात्राओं को फायदा मिलेगा और वो सुरक्षित रह सकेंगी। इसी के साथ विद्यालय प्रधान शालू ने विद्यालय में छात्राओं के प्रवेश कराए जाने का आग्रह किया। सर, आज हमने गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पुष्कर, जो कि पुष्कर की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल है, इसके अंदर साइबर क्राइम के विषय में एक सेमिनार आयोजन किया है, जिसके अंदर साइबर क्राइम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से आज हमारे व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से या प्रॉपर्टियल रूप से किस तरीके से ये हमें हानि पहुंचा रहा है, उसके बारे में जानकारी दी और इससे बचाव के क्या उपाय है, क्या इसका हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 1930 और नेशनल पोर्टल पर इसकी शिकायत की जा सकती है, जिसे साइबर क्राइम नेशनल पोर्टल के नाम से जाना जाता है। इन सभी के बारे में इन्हें अवगत करवाया। साथ ही साथ जो हम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, जैसे कि हम जो भी फर्जी तरीके के ऐप डाउनलोड करते हैं या कुछ भी जो कि हमारे डाटा एक्सेस कर लेते हैं, उन सभी के बारे में भी इन्हें सचेत किया कि ये आपको अब नहीं करना है, क्योंकि बचाव ही उपचार है और साइबर क्राइम पर जीत ही हम सभी की जीत है। जय हिंद। आपका नाम? मेरा नाम है लो काउंसलर पूजा दाइमा। आई एम पोस्टेड एट पुलिस स्टेशन पुष्कर। आज थानाधिकारी थाने का स्टाफ आया था साइबर क्राइम के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए। तो उसमें लगभग 4-5 जनों का स्टाफ था। काउंसलर मैडम भी आए थे जो काउंसलिंग करती हैं महिला विभाग की। उन्होंने ये जानकारी दी कि साइबर क्राइम क्या होता है और बच्चियों को इससे बचना कैसे है। उन्होंने अपने थाने के भी नंबर दिए। साइबर क्राइम के अगर हो गया तो वहाँ कहाँ पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, इसके बारे में भी खूब अच्छी जानकारी दी। और बच्चियों को निश्चित रूप से इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा ताकि बच्चे ऐसे सुरक्षित रहें, क्योंकि आज की आवश्यकता है कि वो मल्टीमीडिया का, फ़ोन का उपयोग करें। पढ़ाई के लिए आवश्यकता हो गई कि उनको सर्च करके कुछ ना कुछ उपयोग में लेना ही है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी चलती हैं विभाग की तरफ से, उनका उपयोग करते हैं। तो कहीं भी मिसबिहेव या कोई घटना घटित ना हो, इसलिए बच्चों को ये जानकारी दी गई ताकि वो सुरक्षित रहें। आपका नाम हो? मेरा नाम शालू है। मैं प्रिंसिपल पोस्ट पे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। और इसी के साथ एक निवेदन और, क्योंकि नवीन सत्र के प्रवेश जारी हैं, तो सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि कक्षा 1 से 12 में स्थानीय विद्यालय में प्रवेश दिलाएं, क्योंकि गत सत्र का हमारा परिणाम बहुत अच्छा रहा। 10th क्लास का 100% रहा। 12th क्लास का केवल एक बालिका के सप्लीमेंट्री आई है, उम्मीद करते हैं वो भी पास हो जाएगी। और लगभग दोनों ही सेशंस के 10th में भी और 12th में भी फर्स्ट पोजीशन जो बच्चों ने ली वो दोनों के लगभग सेम 96% 10th में और 96% ही 12th वाले बच्चों ने स्कोर किया है। तो बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा मेहनत करता है बच्चों के साथ। अभिभावक भी बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देते हैं। जब भी बात होती है, मीटिंग होती है, तो अभी एक बार निवेदन सभी क्षेत्रवासियों से कि अधिकाधिक प्रवेश दिलाएं विद्यालय में और भविष्य बनाएं। दयानंद महाविद्यालय में आज अंग्रेजी विभाग के तत्वावधान में स्वरचित कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के तत्वावधान में आयोजित स्वर रचित कविता वाचन में 26 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुराग शर्मा, पूर्व विभाग अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग दयानंद महाविद्यालय अजमेर रहे। विद्यार्थियों ने सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू के विषयों को अपनी कविता में शामिल किया। आज दयानंद कॉलेज अजमेर के जो पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, उसमें एक सेल्फ कंपोज्ड पोइटिक रेसिटेशन का कार्यक्रम था, जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के या पूरे दूसरे विभागों के बच्चे भी हैं, विद्यार्थी हैं। उन्होंने अपनी स्वरचित इंग्लिश में पोइम्स का जो कंपटीशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया है बेसिकली। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तकरीबन 26 बच्चों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, उन्होंने इस प्रोग्राम को जज किया है और उन्होंने ख़ास तौर से बच्चों से बातचीत करके पोइट्री या पोइम के जो भी बेसिक्स होते हैं उन पर भी उन बच्चों की एक तरह से वर्कशॉप ली है। और
वो भी बहुत प्रसन्न है, सर भी बहुत प्रसन्न है कि आज के दिन में भी जो बच्चे हैं उनमें क्रिएटिविटी जो है वो बहुत अच्छी है। और दयानंद कॉलेज का पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ इंग्लिश, इसमें जो HOD है राजश्री मैडम, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। प्रिंसिपल सर और राशि मैडम ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। लगभग 25-26 विद्यार्थी थे जो कि पार्टिसिपेंट्स थे और सब ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी गई अंग्रेज़ी में, सेल्फ कंपोज, एंड दैट इज़ रिमार्केबल एंड क्रेडिटेबल, क्योंकि कहीं से भी वो कविताएं मगडअप या कॉपीड नहीं लग रही थी। बच्चों ने जैसा भी लिखा अपना लिखा और सबके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे। इट वॉज अ वेरी गुड प्रोग्राम। आई रियली एंजॉयड। पैलेटिव केयर की जागरूकता के लिए आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। उपस्थित चिकित्सकों ने बताया कि पैलेटिव केयर की भारत में कितनी महत्ता है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा अजमेर में भी उपलब्ध है। चिकित्सकों ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि जनता को पैलेटिव केयर के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया जाए और अपील भी की जा रही है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा पैलेटिव केयर का उपयोग करें। ये CME हमने ऑर्गेनाइज करवाई थी कि पैलेटिव केयर बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है पैलेटिव केयर के बारे में कि पैलेटिव केयर क्या होती है, अभी इंडिया में उसका क्या स्टेटस है, पैलेटिव केयर क्यों इम्पोर्टेंट है और पैलेटिव केयर विभाग यहाँ अजमेर में उपलब्ध है। ये एक बहुत बड़ी बात है और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ने ये विभाग बहुत ही कोशिशों के बाद यहाँ खुलवाया था। तो हम चाहते हैं कि आम जन को इसका फ़ायदा मिले, वो पैलेटिव केयर का उपयोग करें, क्योंकि पैलेटिव केयर एक ह्यूमन राइट भी है, फंडामेंटल राइट है और इसका जितना अधिक हम पब्लिक में उपयोग करवा सकें, हमारी कोशिश यही है कि जनता इसका अधिक से अधिक उपयोग करे। सबसे ज़्यादा ये जो है भी लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर, लाइलाज पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट बेड रिडन रहते हैं, बिस्तर पर जो पड़े रहते हैं, उस तरह के मरीज़ जो बेड रिडन बेसिकली, और इस जैसे हार्ट की डिजीज़ हो गई, लंग्स की डिजीज़ हो गई, नर्वस सिस्टम की डिजीज़, किडनी की डिजीज़, जो कि जिनका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस डेवलप हो चुकी है लेकिन फिर भी कुछ बीमारियों का इलाज नहीं है। ऐसी बीमारियों में हम उनकी ओवरऑल सारी केयर करते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे पहलुओं को ध्यान रखते हुए हम सारी। आगामी 8 सितंबर 2024 को राज्य स्तरीय सिंधी युवक युवती परिचय सम्मेलन गीता भवन जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के लिए मुख्य संयोजक मूलचंद बस्तानी व मुख्य समन्वयक तुलसी संगतानी रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन संतों के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा। आगामी 8 सितंबर 2024 को राज्य स्तरीय सिंधी युवक युवती परिचय सम्मेलन गीता भवन जयपुर में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के लिए मुख्य संयोजक मूलचंद बसरानी व मुख्य समन्वयक तुलसी संगतानी रहेंगे। संतों के मार्गदर्शन में आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, हरिसेवा उदासीन, सनातन आश्रम भीलवाड़ा व प्रेम प्रकाश आश्रम श्री अमरापुर स्थान जयपुर के मंडलाचार्य स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज के साथ संतों महात्माओं के मार्गदर्शन व आशीर्वचन से आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में विद्वान पंडित व गुरुवाणी का भी सहयोग प्राप्त होगा। अलग अलग वर्गों में पंजीयन, युवक युवती सम्मेलन में अलग अलग वर्गों में पंजीयन करवाना जाएगा, जिसमें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी, मध्यम आय वर्ग, तलाकशुदा, विधवा, विधुर सहित अलग अलग वर्गों में पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के पश्चात रंगीन स्मारिका का भी प्रकाशन करवाया जाएगा। युवकों का पंजीयन शुल्क 500 रुपये व युवतियों के लिए शुल्क 200 रुपये तय की गई है राशि। बैठक में तय किया गया है कि 14 अगस्त सिंध स्मृति दिवस तक प्राप्त आवेदनों का अध्ययन कर प्रकाशन कराया जाएगा और सम्मेलन में उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों को 1 सितंबर 2024 तक अपनी सहमति प्रदान करने पर व्यवस्था की जाएगी। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास की ओर से आयोजित होने वाले सिंधी युवक युवती परिचय सम्मेलन के लिए आज इस पवित्र झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर प्रेम प्रकाश मार्ग पर पूज्य सिंधी पंचायत, सामाजिक धार्मिक संगठनों के सभी पदाधिकारियों द्वारा बैनर का आज विमोचन करते हुए सभी युवक युवतियों से ऑनलाइन पंजीयन करवाने का अपील जारी की गई है। सामाजिक संगठनों के सहयोग से भारतीय सिंधु सभा की ओर से आयोजन होते रहे हैं। इस सम्मेलन में संत महात्माओं के भी आशीर्वाद मिलेंगे, जिसमें महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, हरिसेवा उदासीन सनातन आश्रम भीलवाड़ा, महामंडलाचार्य प्रेम प्रकाश आश्रम अमरापुर स्थान के परम श्रद्धेय स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज व अन्य संत महात्मा भी इसमें आशीर्वाद देने 8 सितंबर को जयपुर के गीता भवन में उपस्थित होकर आशीर्वाद देंगे।
इस अवसर पर परिचय सम्मेलन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा भी पंडित वगैरह जितने भी हमारे पूजनीय हैं, पूजनीय पंडित गुरानी वगैरह, वो उनके जन्म कुंडली मिलान का भी काम करेंगे। इसमें वर्ग अलग अलग बनाए गए हैं। जो उच्च शिक्षित बच्चे हैं उनका वर्ग अलग रहेगा और मध्यम वर्गीय अलग रहेगा। तलाकशुदा व विधुर ऐसे अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, जिससे उनका परिचय भी हो जाए, वह आगे समारोह होकर के इनके विवाह के भी कार्य संपादित हो सकें। भारतीय सिंधु सभा द्वारा ये राज्य भर के सभी सामाजिक, धार्मिक व पंचायतों के सहयोग से पहली बार ये आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी का सहकार मिलेगा, ऐसी सबसे प्रार्थना भी है। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय। पुष्कर थाना परिसर में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्र पर बिछड़े जोड़ों को काउंसलिंग के जरिए मिलाया जा रहा है। इसी क्रम में काफी समय से अलग रह रहे एक युगल दंपत्ति को काउंसलिंग कर पूर्व में की गई न्यायालय की कार्यवाही को वापस लेकर पुनः एक साथ रहने के लिए सहमत किया गया। पुष्कर थाना परिसर में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्र पर बिछड़े जोड़ों को काउंसलिंग के जरिए मिलाया जा रहा है। इसी क्रम में काफ़ी समय से अलग रह रहे एक युगल दंपत्ति को काउंसलिंग कर पूर्व में की गई न्यायालय की कार्यवाही को वापस लेकर पुनः एक साथ रहने के लिए सहमत किया गया। पुष्कर थाने में महिला अधिकारिता विभाग एवं एसके शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान भरतपुर द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्र पर पुष्कर प्रभारी विधि काउंसलर पूजा कुमारी दाइमा व सामाजिक कार्यकर्ता कामनी गुप्ता ने सोमवार को काउंसलिंग कर नागौर जिला निवासी सेठूराम व पुष्कर निवासी मंजू देवी के बीच पूर्व में की गई अपनी पुलिस कार्यवाही एवं दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा समेत अन्य कानूनी वादों को वापस लेकर अपने 4 बच्चों की परवरिश पुनः साथ मिलकर करने को सहमत किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।